अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्सिंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स C# बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने पहले C# की बेसिक देखी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही लेक्चर चल रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसमें तमाम लेक्चर सीक्वेंस के साथ पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर दिखा दूं आपको कि लास्ट टाइम लेक्चर नंबर हमने 17 पढ़ा था, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर को देखा था, ये क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन देखी थी और इसका एक सिंपल सा यूज देखा था। ठीक है, आज इसी टॉपिक को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कितने इसमें मेथड है कंस्ट्रक्टर को अप्लाई करने के, ठीक है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या था और बाकी जो है इसके मेथड अप्लाई करने के क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं, आज वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना है, एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो पिछला कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन इस लेक्चर से पहले आपको ये लेक्चर नंबर 17 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये वाला पहले देख लें ताकि आपको कंस्ट्रक्टर को अच्छी तरह समझ आ गए कि आज के लेक्चर में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो। लास्ट टाइम वाला जो पिछले ही हमने लेक्चर में प्रोग्राम लिखा हुआ था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, एक क्लास की फाइल बनाई हुई थी, ये देखें, उसमें 3 आर्गुमेंट्स थे, नेम, रोल नंबर और क्लास। इस बार मैंने क्लास यहाँ से रिमूव कर दी है। ठीक है, हम सिर्फ 2 पर ही काम करेंगे फिलहाल ताकि अच्छी से समझ आए। और प्रोग्राम फाइल में हम यहाँ से कंस्ट्रक्टर को वैल्यू वगैरह दे रहे थे। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते थे। कंस्ट्रक्टर क्या है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसका जो नेम होता है वो एग्जैक्ट क्लास का नेम होता है, जिस क्लास में आप उसे क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास के नाम से वो बना होता है। ठीक है, और इसकी एक्सेस टाइप होती है। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसको, ये किस तरह से बनेगा। और जहां तक आपको याद है यहाँ पर ये लास्ट पर मैंने प्रिंट का यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है, क्यों, ताकि कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू स्टोर करवा रहा है इसके अंदर वो हम उसको प्रिंट करवा के देख सकें। यहाँ पर ये दो लाइंस नजर आ रही हैं आपको कमेंट की हुई, इसके दरमियान कंस्ट्रक्टर मैं लिखूंगा। पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें लिखा हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। आपको जैसे कि बताया कि इसकी एक्सेस टाइप होती है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, पब्लिक। सबसे पहले अब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखने लगे हैं, ये क्या चीज है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक तो मेमोरी में बना होता है, लेकिन हम एक खुद से बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कोई भी इसमें पैरामीटर वगैरह पास नहीं किया जाएगा। अगर कोई पैरामीटर पास ना किया जाए तो तब वेरिएबल्स में कौन सी वैल्यूज होंगी, इसके लिए हम बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पब्लिक, उसके बाद यहां पर इसका नेम लिखूंगा, कंस्ट्रक्टर का नेम। और कंस्ट्रक्टर का नेम कौन सा आता है, वही जो क्लास का नेम। तो क्लास क्या है, स्टूडेंट के नाम से बनी हुई है, इसको मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने पैरामीटर पास करवाए थे, जिस भी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करवाए जाते हैं उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, तो हमने डायरेक्ट इसलिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़ा ताकि आपको समझ आए कि ये किस तरह से वैल्यूज को स्टोर करवा रहा है वेरिएबल के अंदर, और नीचे जो मेथड है प्रिंट का वो किस तरह से वैल्यूज को लेकर उसे प्रिंट करवा के दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ये बना लिया और इसके बाद यहां पर इसको मैं कुछ वैल्यूज पास करवा देता हूं कि नेम के अंदर, ठीक है, नेम के अंदर क्या हो, वैल्यू स्टोर हो, कौन सी, बाय डिफॉल्ट खाली स्ट्रिंग हो, यानी कुछ भी ना लिखा हो। या आप यहाँ पर कुछ लिख दें कि अगर कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं है नेम के अंदर तो यहाँ पर चलें नो नेम लिखा आ जाए। ठीक है, यहाँ पर नो नेम लिखा आ जाए और रोल नंबर की जगह क्या आ जाए लिखा, रोल नंबर की जगह लिखा आ जाए यहाँ पर 0.0 लिखा आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टर, जब भी वो कंस्ट्रक्टर को करवाया जाएगा रन, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, पीछे अगर कोई भी पैरामीटर उससे पास नहीं करवाया गया तो वो ये वाली वैल्यूज ले लेगा और नीचे उन वैल्यूज को ये देखिए प्रिंट वाले मेथड में उससे प्रिंट करवा रहा है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्या क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट एस, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर, इसको यहाँ पर वैल्यूज पास करवानी होती है। तो फिलहाल कोई वैल्यूज है नहीं। अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को रन करें तो बाय डिफॉल्ट जो पीछे वैल्यूज रखी हैं, जो कि ये हैं, जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो ये डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब मैं इसको रन करता हूं, ये एस प्रिंट वाला फंक्शन चलेगा। एस प्रिंट कहां पर लिखा हुआ है, ये देखें, यहां पर प्रिंट का फंक्शन लिखा हुआ है। एस डॉट क्यों लगाया, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का आप डाटा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं ये उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई मेथड रन करवाना है तो उसको उससे पहले उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाकर मेथड लिखना है, ताकि वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड डाटे को हमें उस फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले वगैरह करवा दे। तो मैं करता हूं यहां से इसको स्टार्ट,
तो जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन डिस्प्ले होगी। ये देख सकते हैं क्या लिखा आ गया कि नेम इज इक्वल टू नो नेम, रोल नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक अप्रोच थी क्या कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर कोई भी वैल्यूज वगैरह पास नहीं हो रही। अब दूसरी जो हमने लास्ट टाइम देखी कौन सी थी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें क्या हो रहा था, हम उसमें कर रहे थे कि यहाँ पर हम पैरामीटर पास करवा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर पास करवा रहे थे कि इसमें नेम भी आएगा, रोल नंबर भी आएगा। तो अगर यूजर नेम पुट करता है तो वो किसी तो वेरिएबल के अंदर आएगा ना, तो हम स्ट्रिंग n में रिसीव कर लेते हैं और वो जो है रोल नंबर उसकी वो डबल में आएगा। कौन सी ये टाइप्स रख रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग पर डिक्लेयर किया ना, ये यही टाइप्स रखनी है अपने यहाँ पर। अगर नेम स्ट्रिंग में लिया तो स्ट्रिंग में आएगा, रोल नंबर डबल में लिया तो वो डबल में आएगा। तो यहाँ पर इसका नाम मैं rn रख देता हूँ कि रोल नंबर आ रहा है हमारे पास। अब मैं बजाय कि यहाँ पर वो डिफॉल्ट वैल्यूज आए यहाँ पर, ठीक है, या एक काम करता हूँ, इसको ना मैं इसी तरह इसको लिखा रहने देता हूँ और यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर n आएगा। ठीक है, यहाँ पर n यानी जो भी n में वैल्यूज पास होंगी वो इसमें आएगी, उसके बाद ये इसके अंदर रोल नंबर के अंदर rn आएगा। तो अब क्या होगा, अब ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। पहले क्या था, कोई वैल्यू नहीं थी, उसमें क्या आ गया, हमने कुछ भी वैल्यूज पास वगैरह नहीं करवाई थी, उसने बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब हम उसको पैरामीटर्स दे रहे हैं। अब होगा क्या, उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास करवाने होंगे। वो पहला पैरामीटर यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, फिर ये n नेम में स्टोर हो जाएगा, ये rn रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा। यानी ये नेम और रोल नंबर के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। अब जब ये प्रिंट का फंक्शन चलेगा तो ये नेम की वैल्यू जो कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू स्टोर हो चुकी है, कंस्ट्रक्टर की वजह से नेम के अंदर n आ चुका है ना, यानी यहाँ पर नेम के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर हम नेम लिखेंगे तो वो नेम को प्रिंट करवा देगा। रोल नंबर जो कि यहाँ से पास हुआ rn के थ्रू रोल नंबर के अंदर, वो इसके अंदर आ चुका है, अब मेमोरी के अंदर आ चुका है। अब जब हम फंक्शन को रन करेंगे तो रोल नंबर की वैल्यू भी वो वहां से ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूं। अब ये देखिए रेड लाइन लिखी आ रही है, क्यों, क्योंकि अब हमें इसमें कोई पैरामीटर पास करवाना होगा। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करवाता हूं। तो आप गौर करें कि यहाँ पर नीचे वो लाइन रिकमेंड कर रहा है एक कि स्टूडेंट नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, उसके अंदर स्ट्रिंग n यानी एक स्ट्रिंग नाम की वैल्यू पुट करे और एक डबल rn यानी एक रोल नंबर की वैल्यू पुट करे। तो सबसे पहले मैं नेम पुट करूंगा ताकि वो नेम चला जाए उसके पास, नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोमा और डबल की वैल्यू पास करवानी होगी। रोल नंबर आप अपना लिख दें, मैं मिसाल के तौर पर 1 2 यहाँ से 6 7 कर देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक रोल नंबर है और यहाँ पर इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब होगा क्या, जैसे मैं रन करूंगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, यहां से वैल्यूज जाएंगी उसके अंदर, यहां पे आएंगी, यहां से इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, नेम के अंदर आ गई। उसके बाद नीचे जैसे प्रिंट वाला फंक्शन रन हो रहा है तो वो हमें वो डिस्प्ले करवा देगा। यहां से इसको मैं क्या करता हूं, स्टार्ट पे क्लिक, तो आप देख लें क्या हुआ। देखा, नेम इज इक्वल टू फरासत आ गया और रोल नंबर इज इक्वल टू 1 2 6 7 आ गया। ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी काफी कंडीशंस आ सकती हैं, आपके ज़हन में आएगा मैं तो सिर्फ नाम पास करवाना चाह रहा हूं, मैं दोनों वैल्यूज नहीं पास करवानी। तो अब आप क्या करेंगे, ये भी आ रहा है ना सवाल ज़हन में। हम इसको ओवरलोड भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी किया जा सकता है। जिस तरह हम मेथड्स को ओवरलोड नहीं करते थे, इसी तरह इसको भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है। किस तरह, आप इसी को यहां से कॉपी कर लें। ठीक है, इसी को कॉपी कर लें और इसको यहां पर मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं आर्गुमेंट कम कर देता हूं, यानी रोल नंबर को मैंने खत्म कर दिया। अब ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है जो कि सिर्फ नेम को रिसीव करेगा। ठीक है, और इसको यहां से मैं रोल नंबर इसका भी खत्म कर देता हूं कि यहां से क्या बन गया, मेथड फॉर रिसीविंग नेम। ठीक है, सॉरी ये लिखा गया फॉर रिसीविंग, लिखते हैं यहां पर। ठीक है, फॉर रिसीविंग नेम लिख दिया हमने, जल्दी में लिख देता हूं जो भी लिखा जाता है, और इसको मैं कर देता हूं लाइन को कमेंट कि यहां पर नाम को रिसीव करने के लिए कर रहा हूं। अब अगला क्या रिसीव करना है मुझे, अगला कंस्ट्रक्टर होगा रोल नंबर रिसीव करने के लिए। तो इस बार यहां पर मैं बजाय के नेम रिसीव करूं, इसको मैं कर देता हूं रोल नंबर लिख दिया। और उसके लिए यहां पर क्या रिसीव कर रहा हूं मैं, रोल नंबर डबल होता है, तो यहां से मैं क्या कर देता हूं DUB ठीक है, RN मैंने रिसीव कर लिया और ये जाएगा किसके अंदर, रोल नंबर के अंदर स्टोर होना चाहिए, तो इसको मैंने रोल नंबर कर दिया। ठीक है, और अब नीचे देखते हैं नीचे कौन सा लिखा हुआ है, ये क्या है, इस लाइन को मैं कॉपी करता हूं, फॉर रिसीविंग बोथ। ठीक है, फॉर रिसीविंग रोल नंबर एंड नेम
बल्कि नेम पहले लिखता हूं ताकि सीक्वेंस आपके ज़हन में रहे, नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, इस लाइन को मैं यहां से खत्म कर देता हूं। तो आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, हमने क्या कर दिया, उसी कंस्ट्रक्टर को ये देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया। पहले कंस्ट्रक्टर में क्या है, एक पैरामीटर, ठीक है, एक पैरामीटर है जो कि सिर्फ नेम रिसीव करेगा। अगर यूजर सिर्फ नेम पुट कर रहा है तो सिर्फ नेम को रिसीव करे। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि यहां पर अगर यहां रोल नंबर अगर वो पास कर रहा है सिर्फ, तो वो सिर्फ रोल नंबर को रिसीव करे। और यहां पर अगर वो सिर्फ नेम को पास कर रहा है तो वो सिर्फ अगर वो दोनों को पास कर रहा है, यानी नेम और रोल नंबर दोनों को पास कर रहा है, तो वो दोनों को रिसीव करे। ठीक है, तो होगा क्या, अब मैं देखता हूं यहां पर रन करके कि क्या ये काम करता भी है या नहीं। तो ये मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी से रन करूं तो इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, तो कौन से वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला ओवरलोड हो जाएगा, यानी वो देखेगा इसमें 2 रिसीव कर रहा है ना वैल्यूज, तो वो इसको रन कर देगा। अगर मैं एक पास करूंगा सिर्फ स्ट्रिंग की, तो वो स्टूडेंट को पास नेम ले लेगा उसका। अगर मैं डबल की वैल्यू पास करूंगा वो रोल नंबर ले लेगा। अब देखते हैं इसको रन करके। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ना लिखता हूँ ब्रैकेट्स, तो अब देखिएगा वो रिकमेंड क्या करवा रहा है। अब वो देखिए 3 चीजें रिकमेंड करवा रहा है। वो कह रहे हैं कि पहला कंस्ट्रक्टर या तो इसमें डबल RN पास करो, ये नीचे वो आपको रिकमेंड करवा रहा होता है, या सेकंड ये नीचे को आप एरो ऊपर दबाएंगे ना तो वो सेकंड रिकमेंड करेगा। वो सेकंड नंबर पे कह रहा है कि या तो सिर्फ स्ट्रिंग पास कर दो, या तीसरा ऑप्शन है कि आप दोनों चीजें पास करो। तो मैं मिसाल के तौर पर सबसे पहले सिर्फ नेम पास करता हूँ। नेम पास कर दिया, यहाँ पर फरासत लिखा मैंने और यहाँ पर लगा देता हूँ सेमीकोलन। तो अब देखिए सिंगल पैरामीटर पास हो रहा है, वो जाएगा इस तरफ, वो देखेगा यहाँ पर सिंगल पैरामीटर वाले तो 2 कंस्ट्रक्टर हैं, वो पैरामीटर देखेगा किस टाइप का पास हुआ है, वो देखेगा स्ट्रिंग टाइप का, तो वो स्ट्रिंग वाला तो ये वाला है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू रिसीव हो रही है, तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा और रन कर देगा। अब मैं देखता हूँ इसको रन करके, तो अब देखते हैं कि प्रिंट क्या करवाता है। अब ये देखें उसने क्या प्रिंट करवाया कि वो कह रहा है कि नेम इज इक्वल टू फरासत और रोल नंबर उसने ऑटोमेटिकली 0 कर दिया, जो कि मेमोरी के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ था। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखना चाह रहे हैं तो रख दें, आप उसके अंदर यहाँ पर लिख दें कि नो रोल नंबर, ठीक है, वो फिर चल जाएगा, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होंगे, जो कि हमने सबसे पहले बनाकर देखा। ठीक है, तो ये समझ आ गई। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अकेला, यहाँ पर रोल नंबर पास करता हूँ, तो 5 पॉइंट यहाँ पर मैं कर दिया 1 2 6 7 पास कर दी वैल्यू। तो आप देखते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर चलता है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए नेम उसने एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर वैसे नल वैल्यू होती है, नजर नहीं आ रहा यहाँ पर, और रोल नंबर उसने प्रिंट करवा दिया। तो कौन से वाला कंस्ट्रक्टर चला इस बार? इस बार कंस्ट्रक्टर चला ये डबल वैल्यू जिसमें पास हुई है, ये वाला कंस्ट्रक्टर चला। ठीक है, यहां पर वो दोनों चीजें प्रिंट करवा रहा है कि नेम और रोल नंबर। वो देखेगा नेम मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, नेम तो उसने पास करवाया नहीं, उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि मेमोरी का अपना होता है उससे उसने नल वैल्यू दिखा दी, और यहां पर जो रोल नंबर है वो उसने वही दिखा दिया जो कि यहां से पास हुआ। अब तीसरी चीज क्या है कि वही कि आप दोनों चीजें पास करवा दें। दोनों चीजें अभी जैसे कि पास करवाई, तेजी से फिर से पास करवा देता हूँ। 1 2 6 7 लिखा, तो अब 2 पैरामीटर वाला काम हो रहा है। तो अब क्या होगा, थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा जिसमें दोनों वैल्यूज पास हुई, तो उसने दोनों डिस्प्ले करवा दी। तो ये चीज आ गई ओवरलोडिंग करनी है इसकी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम खुद कोई वैल्यू रख लेते हैं, उसके अंदर पैरामीटर कोई पास नहीं करवाते। अगर हम उसको रन करते हैं तो जो भी उसके अंदर वैल्यूज आपने रखी होती हैं बाय डिफॉल्ट उसे प्रिंट करवा देता है। उसके बाद हमने देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कि अगर तो कोई पैरामीटर पास हो रहे हैं, 2 पास हो रहे हैं, 2 रिक्वायरमेंट है 2 पास करवा लें। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि अगर सिंगल नेम पुट करवाना हो तो सिंबल हमने एक उसके उसी नेम से बना लिया, लेकिन सिंपल उसमें एक आर्गुमेंट रिसीव किया। अगर सिंगल रोल नंबर रिसीव करना हो तो हमने सिंपल एक और कंस्ट्रक्टर को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसमें डबल रिसीव करवा लिया, यानी डबल एक रोल नंबर भी रिसीव हो सकता है, हमने सिंपल रोल नंबर स्टोर करवा लिया। लेकिन अगर दोनों करवाने हैं तो दोनों के लिए भी अवेलेबल है। तो जितने आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें आप उतने बना सकते हैं, आपके आर्गुमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आप कितने रिसीव करवा रहे हैं और कहां से रिसीव करवा रहे हैं। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहां पर मैं आपको ना एक और मजेदार बताता हूं, दिस कीवर्ड का यूज भी हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर में यूज करते हुए, उसका यूज कब होता है। अब ये देखें यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि जो रिसीव कर रहा हूं, ये देखें सिंपल इस पर फोकस करें फिलहाल, ये नेम वाले पर, कि अगर मैं यहां पर वहां से स्ट्रिंग वैल्यू पास करवाता हूं तो कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होता है, ये वाला। इसके अंदर रिसीव किसके अंदर हो रहा है, एन के अंदर, और एन के अंदर रिसीव हो रहा है, यहां पर आ रहा है और यहां पर नेम के अंदर चला जा रहा है। तो अगर मैं रिसीव करने वाले का नाम वही रख दूं जो कि यहां पर जिसके अंदर वो बाद में स्टोर होना है, तो फिर क्या होगा, यहां पर मैं कर देता हूं NAME कर दूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, NAME हो जाएगा, यानी नेम रिसीव हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है और फिर वो किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर।
लेकिन यहां पर ना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नेम रिसीव करने वाला तो आ गया, यहां से वैल्यू इसके अंदर नेम के अंदर है या इसके अंदर है, तो ये तो सेम हो जाएगी। तो इसके लिए हम यूज करते होते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर तो आप यहां पर डिफरेंट नेम यूज करें ना रिसीव करने वाला, फिर तो दिस कीवर्ड की फिलहाल जरूरत नहीं होती। जिस तरह मैंने पहले किया था कि सिंपल एन लिखा था, वो एन की वैल्यू इसमें जा रही थी। लेकिन अगर आप सेम यूज करना चाह रहे हैं कि यहां पर वही नाम मैं यूज करूं जिसके अंदर वो स्टोर हो रहा है, मैं नेम लिख दिया, यहां पर भी नेम के अंदर वैल्यू तो आ गई, लेकिन कंपाइलर को समझ नहीं आ रही वैल्यू मैं इससे गेट करूंगा या इससे करूंगा। तो उसके लिए हम जिसके अंदर रिसीव हो रहा है इस तरफ तो वही वेरिएबल का नाम है ना जो हमने ऊपर यहां पर डिक्लेयर करवाया हुआ है। ऊपर दिखाता हूं ये चीज, ये वाला नेम इस तरफ लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर ही स्टोर होगी ना वैल्यू। तो ये शो करवाने के लिए कि इस तरफ जो नेम लिखा हुआ है ये वो वाला नेम है जो कि हमने स्टार्टिंग पर डिक्लेयर करवाया, उसके लिए हम यहां पर दिस का यूज करते होते हैं, दिस डॉट लगा देते होते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि दिस कीवर्ड को यूज करना शुरू करें, इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी अच्छी होगी। या आगे जाकर और भी इसके यूज है, फिलहाल इतना समझ ले कि अगर आप रिसीव करने वाला जो वेरिएबल है अगर उसका नाम वही रख देते हैं जिसके अंदर आपने स्टोर करवाना है, सेम वही रख देते हैं, तो जिसके अंदर आपने स्टोर करवाना है उसको उसके साथ आपने दिस का कीवर्ड यूज करना है, ताकि उसको समझ आए कि नेम के अंदर वैल्यू आई, वो स्टोर हो रही है नेम के अंदर। दिस का कीवर्ड बता रहा है कि ये जो ऊपर नेम डिक्लेयर करवाया था ना, ये उसके अंदर डिक्लेयर हो रही, सेव हो रही है। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह आप रोल नंबर के अंदर कर लें कि यहां पर मैंने RN लिखा है तो यहां पर मैं पूरा रोल नंबर ही लिख दूं, एग्जैक्ट वही वेरिएबल का नेम लिख दूं, तो यहां पर फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर। तो उसके लिए आपने जो यहां पर इस तरफ है रोल नंबर जिसके अंदर स्टोर हो रहा है उसके साथ आपने दिस डॉट लिख देना है, ताकि उसको समझ आ जाए कि ये वो जो ऊपर डिक्लेयर करवाया था ये उसके अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने इसका भी यूज देख लिया कि कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने और कंटिन्यू करना है, हमने इसके और भी कंडीशंस हैं, इसकी वैलिडेशंस वगैरह हैं, वो हम देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने सिंपल कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन और उसका यूज देखा, इसमें हमने डिटेल से देख लिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बाद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बाद इसकी ओवरलोडिंग भी देख ली कि अगर एक पैरामीटर चाहिए हो एक कर लें, दो चाहिए हो तो दो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ कंडीशंस वगैरह लगाएंगे कि रोल नंबर इस वेरिएबल से कम नहीं आना, इस वैल्यू से कम नहीं आना चाहिए, यानी 0 से कम ही रोल नंबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल की शीहीनो, अल्लाह हाफिज।